ओम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं हूं शिव मिश्रा और चर्चा में आपका स्वागत है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों में कितने लोग मारे गए थे? अगर अनायास पूछा जाए तो शायद किसी को याद नहीं होगा। 166 166 लोग तो मौके पर ही मारे गए थे और 9 अस्पताल में जाकर मरे थे। 175 लोग, निर्दोष लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उन घायलों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज तक ठीक नहीं हुए, अपंग हो गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। किसी की टांग चली गई है, किसी का हाथ चला गया है, किसी की आंखें चली गई हैं। और कहते हैं ना कि समय के साथ में बहुत सारी चीजें धुंधली पड़ जाती हैं। ये धुंधली पड़ गई हैं, लोगों को शायद याद नहीं होगा। लेकिन 17 वर्षों के बाद एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया है, जो तहव्वुर राणा, तहव्वुर हुसैन राणा जिसे कहा जाता है। उसको एनआईए की टीम अमेरिका से लेकर आई है। 18 दिन की रिमांड हो गई, उससे पूछताछ हो रही है और उससे पूछताछ में क्या पता चलेगा, ये ज्यादातर लोग इसकी संभावना जानते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा डिटेल पता चले जिससे सुरक्षा एजेंसियां भविष्य के लिए कुछ ऐसे प्लान बना सकें जिससे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन ये सभी जानते हैं कि इस घटना में पाकिस्तान का हाथ था। लेकिन कोई भी किसी भी देश पर इस तरह का जब हमला होता है तो उसमें देश के लोग शामिल ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ के लोग, जिन्हें टेक्निकल भाषा में स्लीपर सेल कहा जाता है, वो तो शामिल होंगे होंगे, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी। क्योंकि एक व्यक्ति पकड़ा गया था, उसका नाम था अजमल कसाब। उसके हाथ में कलावा था। भाई कलावा क्यों था? एक आतंकवादी आ रहा है लोगों को मारने के लिए, अंधाधुंध गोलियां चला रहा है, उनका उद्देश्य था मारना। तो कलावा बांधने की क्या जरूरत थी? कलावा बांधने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इस पूरे हमले को ये ठहराया जाना था कि भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद है। और इसकी कोशिश कर दी गई। इसी कोशिश में सबसे आगे थे दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चौहान वगैरह। बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने हर संभव कोशिश की कि इसे भगवा आतंकवाद का चोला पहना दिया जाए, काल्पनिक रूप से भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। जब ये तहव्वुर राणा आया तो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा कि भाई मोदी को इसी क्रेडिट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये घटना तो 26 नवंबर 2008 को हुई और कांग्रेस के समय से ही इसमें प्रयास उसे लाने के लिए शुरू हो गए थे। इसलिए हम सबके प्रयास शामिल हैं। और मोदी को तो शर्म करनी चाहिए, क्योंकि 11 साल हो गए उनको शासन करते हुए और इतना समय लग गया प्रत्यर्पण करने में। उनको माफी मांगनी चाहिए इस देश से। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कब क्या हुआ, तो श्रेय किसको मिलना चाहिए और श्रेय लेने की क्या जरूरत ही क्या है। तो जब ये घटना हुई 26 नवंबर 2008 में, उसके बाद ही पता चल गया था कि भाई पाकिस्तान के लोग हैं, कैसे आए, कहां से आए, बहुत सारी चीजें पता चल गई। लेकिन दिग्विजय सिंह ने तो हेमंत करकरे, जो शहीद हो गए थे, एटीएस प्रमुख थे, उनके हवाले से बहुत सारी चीजें बताई। अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा गया होता तो आप पक्का मानिए कि ये जो जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी है, चस्पा कर दी जाती। और पाकिस्तान, आईएसआई, ये सब पर्दे के पीछे चले जाते, कोई इनका नाम लेने वाला भी नहीं होता। तो ऐसे होता है कि अक्टूबर 2009 में, यानी इस घटना के लगभग एक साल बाद, अमेरिका में शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो तहव्वुर राणा और इसका एक दोस्त है डेविड हेडली, इनको पकड़ा गया जब ये पाकिस्तान भागने की कोशिश में कर रहे थे। अब भारत में लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि हाँ भाई, अमेरिका ने भारत के कहने से पकड़ा नहीं। ये दोनों एक डेनिस अखबार पर हमला करने के आरोपी थे। जिस समय इनको पकड़ा गया तो 2011 में जो शिकागो की अदालत है उसने इनको दोषी भी ठहराया कि हाँ, इन्होंने डेनिस अखबार में हमला किया था, इनकी पुख्ता है। इसके बाद में जैसा कि न्यायालय में समय लगता है, समय लगता रहा और 2013 में तहव्वुर राणा को सजा हो गई, 14 साल की सजा दी गई। और जो डेविड हेडली था, उसने बहुत सारी राज्य सरकार को बताया, अमेरिका को, तो एक तरीके से सरकारी गवाह बन गया। उसको सजा कम हुई, लेकिन तहव्वुर राणा जेल चला गया। उस समय तक तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे अमेरिका प्रत्यर्पण करने के लिए सोचता भी।
एक काम जरूर किया था कि 24 दिसंबर 2011 को एनआईए ने फॉर्मली औपचारिक रूप से चार्जशीट तैयार कर ली थी, उसमें इन दोनों के नाम थे। एक काम ये हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद 2014 में इसके बाद इसमें फॉलो शुरू हुआ और उनसे कहा गया कि भाई ये भारत का दोषी है। लेकिन जो अमेरिकी अदालतें थी उन्होंने सारे ये जो तथ्य थे इनको स्वीकार करने से इनकार किया और भारत के जो आरोप थे उनसे बरी कर दिया उनको। लेकिन चूंकि उसको 14 साल की सजा हुई थी, वो जेल में बना रहा। आप देखिए, ऐसा नहीं कि मोदी सरकार भी 2014 में आने के बाद पीछे पड़ गई। 2019 में औपचारिक रूप से एक पत्र अमेरिका को दिया गया प्रत्यर्पण के लिए कि भाई दोनों देशों के बीच में एक संधि है प्रत्यर्पण की और ये भारत का अपराधी है, इसलिए इसे सौंपा जाना चाहिए। और 2023 में अमेरिका की एक अदालत ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। 2024 में जो संघीय अदालत है, मीन्स जैसे हम लोग का सिस्टम होता है, अदालत के बाद में फिर उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय, उसने भी इनकी उसे बरकरार रखा निचली अदालत के फैसले को और यह हुआ कि भाई इसे भारत में प्रत्यर्पित किया जाएगा। इधर 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए और जब ये संज्ञान में भी मामला लाया गया और वो मोदी से उनकी कितनी दोस्ती है, कितनी गहरी दोस्ती है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से तेजी दिखाई। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कह चुका था कि इसे प्रत्यर्पित करना है, इसे 9 अप्रैल 2025 को भारत को दे दिया गया। ये बात है, इसमें कांग्रेस क्रेडिट ले तो कितना उचित है। लेकिन तमाम बेतुके बयानों के बाद भी कांग्रेस कहने से नहीं चुकी। अब सवाल इस चीज का है कि क्या तहोब्बुर राणा के आने से बहुत सारे राज पता चल जाएंगे कि क्या हुआ? हाँ, पता चलेंगे। इसके पता चलेगा कि भाई क्या मोडस ऑपरेंडी थी। पाकिस्तान उसके पीछे है, इसमें तो किसी को संदेह नहीं। आईएसआई उसके पीछे है, इसमें किसी को संदेह नहीं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, भारत में उसकी मदद किसने की, ये भी पता चलेगा। अगर उसे जानकारी होगी, वो चाहेगा तो नहीं भी बताएगा। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो क्या क्या बता सकता है और इसके बारे में हम सबको एक संभावना है कि ये चीजें थी, पाकिस्तान का हाथ था। और वो ये बिल्कुल नहीं बता सकता है कि कांग्रेस सरकार ने ये जानकर भी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख थे, उनको सरकार ने बुलाया था और उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। और वो लोग इंतजार करते रहे सरकार के आदेशों का। सरकार ने आदेश नहीं दिए जब तक कांग्रेस की सरकार रही। कि पाकिस्तान का भारत के लिए बहुत महत्व रहा है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कोई बहुत अच्छा देश है, भारत का कोई मित्र देश है, बल्कि इसलिए कि इस्लामिक राष्ट्र है और जिसकी भी मुस्लिम बोर्ड पर नजर रहती है वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता है और कांग्रेस के तो संबंध जग जाहिर है। तो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी जारी रखा गया और पाकिस्तान से वार्ता भी जारी रखी गई। क्यों जारी रखी गई, क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा बनाए रखा गया, इसमें तहब्बुर राना क्या बता सकता है? उसको कोई जानकारी नहीं। शर्म अल शेख एक जगह है जहां पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें भारत ने स्वीकार कर लिया था कि जो बलूचिस्तान में अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, पृथकतावादी आंदोलन जो चल रहे हैं, उसमें भारत का हाथ है। आप सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री एक संयुक्त वक्तव्य में ये साइन करता है और ये जिम्मेदारी ले लेता है कि हाँ, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए भारत का हाथ है। इसमें तहब्बुर राना क्या बता सकता है? तहब्बुर राणा ये भी नहीं बता सकता है कि कांग्रेस आउट ऑफ वे जाकर भी मुस्लिमों के साथ क्यों खड़ी है। उसे 80% हिंदू वोटों की जनता ने 20% वोटों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वक्फ बोर्ड इस दिशा में बनाया गया, इतने शक्तियां उसको दी गई। इसमें तहब्बुर राना क्या बताएगा क्यों इतनी शक्तियां दी गई? जहां कहीं उंगली वक्फ बोर्ड रख देगा, जमीन उनकी हो जाएगी। तहब्बुर राना इसमें क्या बताएगा? पूजा स्थल कानून 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उसको बरकरार रखी जाएगी। और आप इसको समझिए कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वो ऐसा नहीं थी कि उसके 2 दिन पहले क्रिएट हुई थी। वो 7वीं शताब्दी से जो स्थिति थी वो लगातार चली आ रही थी, क्योंकि मुस्लिम आक्रांताओं के शासनकाल में तो पूजा स्थल जो हिंदुओं के टूट गए थे उनको बहाल किया नहीं जा सकता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भी हो नहीं पाए। तो ये जो 15 अगस्त 1947 की डेट रखी गई पूजा स्थल कानून में, इसका इफेक्ट 7वीं शताब्दी तक चला गया। आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं की इतनी दुर्दशा। और वक्फ बोर्ड का कानून नेहरू जी ने बना दिया। इसके बाद वो और शक्तिशाली होता रहा और 1991 में बहुत सारे कानून बने
2013 में तो एक सांप्रदायिक हिंसा बिल लाया जाने वाला था, वो आया और कानून नहीं बन सका। भाजपा ने उसका विरोध भी किया। इसमें तहब्बुरा ने क्या बता सकता है कि कांग्रेस की मनस्थिति क्यों है? भारत में आज मुस्लिमों के साथ खड़े होने वालों में इतनी गला काट प्रतियोगिता है, सारे दल। भाजपा को भी हम उससे अलग नहीं करते हैं, क्योंकि भाजपा भी पसमानदा के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। अभी आपने देखा होगा, ईदी दी मोदी जी ने, सौगाते मोदी, बहुत ही छीछा लेकर करवाई। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया जो मोदी जी ने किया। तो भारत के सारे राजनीतिक दल मुस्लिमों को अपने पक्ष में लुभाने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसा मुस्लिम वोटों में है? आप सोचिए कि 20% वोटों के लिए कांग्रेस ने अपना सब कुछ लुटा दिया। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, किसी भी राज्य की कोई भी क्षेत्रीय दल हो, चाहे बिहार की आरजेडी हो, जेडीयू हो, ममता बनर्जी को जानते हैं कि उनके पास मुस्लिम वोट बैंक की बड़ी पूंजी है। और बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम वोट अगर उनको नहीं हो तो उनके पास कुछ भी नहीं। और भाजपा भी उसमें शामिल होती है, लेकिन फिर भी एक अंधों में काना राजा वाली बात है कि बेटर है दूसरे उससे, इसलिए अ, हिंदुओं के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें क्या कर सकेगा ये तहब्बुर राना? ये सब चीजें नहीं बता सकता। अब आप इसमें देखिए कि पृथ्वीराज चौहान जो उस समय भी बयान दे रहे थे 2008 में, पृथ्वीराज चौहान ने इसके आने के बाद उनके दिल में प्रेम उमड़ पड़ा और उन्होंने कहा कि जैसे अजमल कसाब को फेयर ट्रायल मिला था, निष्पक्ष न्याय मिला था, इसी तरीके से तहव्वुर राना को भी निष्पक्षता प्राप्त होनी चाहिए, न्यायिक निष्पक्षता। आप सोचिए, उन्होंने एक संभावना व्यक्त कर दी कि भाई उसको फेयर, एक ये दिखाने के लिए देखिए कितने हमदर्द है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर आप मुस्लिम नेताओं को देखें, उनके बयानों को देखें, सब यही कह रहे हैं कि बेकार की एक्सरसाइज है, उसको लाने से क्या फायदा, 70 साल बाद लाए, वो क्या बताएगा, क्या करेगा। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि अरे बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान बटाने के लिए मोदी ने कर दिया है। तो इसमें ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं बेतुके? इसमें तहव्वुर राना वाकई कुछ नहीं बता सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि 2013 के बाद मोदी सरकार आ गई और उसके बाद आतंकवाद में लगाम लगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता है। हम में सभी को मालूम होगा कि रेडियो और टीवी पर यह प्रसारित किया जाता था कि किसी भी अनजान वस्तु को हाथ ना लगाएं, इसमें बम हो सकता है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की सूचनाएं कम दी जाती थी, इसकी उद्घोषणा ज्यादा की जाती थी, किसी भी अनजान वस्तु को हाथ ना लगाइए, बम हो सकता है। हर जगह ऐसा था, पूरा डर का माहौल था। और कहीं ना कहीं देश में बम विस्फोट होता ही रहता। जब आदमी घर से बाहर निकलता था तो घर वालों को ये निश्चिंतता नहीं रहती थी कि वो शाम को वापस आएगा सही सलामत। इस तरह का माहौल था। तो 2014 के बाद जब मोदी सरकार के आने के बाद इसमें तो कंट्रोल हुआ, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और आज वो अनाउंसमेंट नहीं होते, इसलिए ये सोचिए कि अगर 2013 के बाद भी आज तक कांग्रेस की सरकार बनी रहती और जैसे काम उस समय कर रहे थे, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जा रही थी, जैसे जैसे कानून बनाए जा रहे थे, तो इस समय आज देश की स्थिति क्या होती? देश में गृह युद्ध शुरू हो गया होता। और क्यों हो गया होता? क्योंकि गजवाए हिंद की फिराक में बैठे हुए गिद्ध यही काम कर रहे हैं। मुसलमानों में अधिकांश, सारे मुसलमानों के लिए कहेंगे तो लोग पीछे पड़ जाएंगे मेरे, लेकिन मुसलमानों में अधिकांश लोग गजवाए हिंद के समर्थक हैं। वो चाहते हैं कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। क्यों? आज की तारीख में ऐसे देश जो पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, उनको दारुल हरम कहा जाता है। यानी किसी भी दारुल हरम में मुसलमानों के लिए रहना हराम है। इन देशों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई मुसलमान मरता है, उसे जन्नत नसीब नहीं होगी। हर तरह से जहां कहीं से भी हो सकता है, चाहे आतंकवाद फैलाना हो, चाहे लैंड जिहाद करनी हो, चाहे धर्मांतरण कराना हो, चाहे लव जिहाद करनी, कुछ भी करना पड़े, हर एक के पीछे, हर एक का उद्देश्य अल्टीमेटली है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। तो इसमें तो हुक्मराना क्या बनाएगा कि भाई राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको क्या हड़बड़ी है कि जल्दी से जल्दी ये देश इस्लामिक बन जाए। आप देखें, जो वक्फ बोर्ड का नया कानून आया है, सारे दल साथ में कि भाई वापस ले लो, वापस ले लो, असंवैधानिक है। मतलब वो चाहते हैं कि जिस जगह अंगुली वक्फ बोर्ड रखते वो सब आ जाए। इसमें तहब्बुर क्या बताएगा? ये सारे देशभक्तों को, सभी देशवासियों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दुर्भाग्य से हिंदू तो अभी भी सो रहे हैं। हिंदू की इतनी दुर्गत हो गई है पूरे संसार में, कोई भी रेस ऐसी नहीं, कोई भी संप्रदाय, कोई भी समुदाय ऐसा नहीं जिसकी इतनी दुर्गत हुई। लेकिन इसके बाद भी कोई चेतना नहीं है हिंदू में। हिंदुओं का देश जो भारत है, ऐसा एकमात्र देश है जहां पे 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ, बीभत्स नरसंहार हुआ, और इतिहास का हिस्सा भी नहीं है।
अगर विदेशी इतिहासकार अमेरिका के, यूरोप के अगर इन चीजों का जिक्र ना करते तो हम लोगों को तो मालूम भी नहीं होता। सब कुछ गुड़ी गुड़ी होता। जो भारत का जो इतिहास भी इतना खूबसूरत बना दिया गया है। अकबर महान हो गए, अब तो औरंगजेब भी महान कर दिए गए हैं। गंगा जमुनी संस्कृत हो गई, मिली जुली संस्कृत हो गई, भाईचारे की बात हो गई। ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए सभी भारतीयों को, राष्ट्रभक्तों को इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार मंथन की आवश्यकता है। और इस परिप्रेक्ष्य में ये जरूर सोचना चाहिए कि भारत की उम्र कितनी बची है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की उम्र लंबी हो, 2047 तक जो स्थितियां चल रही हैं उससे तो भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। हो सकता है मेरी पीढ़ी के लोगों का टाइम निकल जाएगा, लेकिन अगली पीढ़ियों का क्या होगा। इसलिए सोने की आवश्यकता नहीं है, खामोश बैठने की आवश्यकता नहीं है। जो जहां जैसे है, जो भी ऐसा कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए। वक्फ बोर्ड के खिलाफ में मुस्लिम संस्थाएं, मस्जिदें हर एक उसमें लगी हुई हैं। कोई भी हिंदू नहीं बोल रहा है कि भाई ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, वक्फ बोर्ड का कानून तो भारत में होना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं आगे आ रहा है। याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये देश जैसा है वैसा बना रहे, तो सभी को सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा ये देश नहीं बचेगा। नमस्ते, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी।